जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11th वालों का भी अब से जो है क्लास स्टार्ट हो गया है और आप लोग को नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है अब रोज आपको क्लास मिलने वाला है। टाइम याद रखिएगा कि पर डे 6:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं रोज के रोज 6:30 बजे तैयार रहेंगे। बाकी जो बच्चे नए जुड़ते जाएंगे उनको ये करना है कि हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्लास के लिए ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ये सारी क्लासेस फ्री हैं और इससे रिलेटेड आपको जो भी नोट्स वगैरह भी दिया जाएगा वो सब भी आपको जो है प्रोवाइड करा जाएगा, दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ वहाँ पर रोज MCQ प्रैक्टिस भी होता है ताकि आप लोग का जो है बहुविकल्पी भी एकदम तैयार है और एग्जाम में आप जितने भी आपके क्वेश्चन आए बहुविकल्पी वाले आप एकदम परफेक्ट सही आंसर दे पाएं और पूरा मार्क्स उसमें निकाल पाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप लोग को जुड़ जाना है, ठीक है। आज जो है हम लोग का टाइम टेबल के हिसाब से आज इकोनॉमिक्स की क्लास है और इकोनॉमिक्स का पहला क्लास ये है। तो जो बच्चे पहले से हमारे साथ नहीं जुड़े थे घबराने की बात नहीं, आज से ही शुरू हो रहा है इकोनॉमिक्स और ये पहला क्लास है और आपको सारा का सारा जो है चैप्टर वाइज जैसे आपके बुक में दिया है वैसे ही सारे चीज़ कंप्लीट यहाँ पर कराए जाएंगे। सभी इकोनॉमिक्स का एक एक टॉपिक आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। इसी तरह BST भी और अकाउंटेंसी तो चल ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे चीज़ मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले जो बच्चे अभी आए हैं वो क्या करेंगे, फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे ताकि आपके जैसे उन बच्चों का भी भला हो जिनको कोचिंग नहीं मिल पा रहा है या जो किसी कारण से कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं या तो पैसे की प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उनको भी जरूर शेयर कर दे ताकि हम लोग का भी ज्ञान आश्रम चैनल चलाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके कि सभी बच्चों तक शिक्षा का जो है पहुँच हो, सब बच्चे जो है शिक्षा को प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है अर्थशास्त्र का परिचय। इसके बारे में आप लोग काफ़ी चीज़ें पहले भी जो है जानते होंगे। अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले जैसे आपने जब पहली बार सामाजिक विज्ञान पढ़ा था तो उसके बारे में भी बताया गया था, जीव विज्ञान पढ़ाया तो उसके बारे में बताया गया। तो जो भी चीज़ें आप चैप्टर स्टार्ट करते, कोई नया विषय पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है। या सबसे पहले आप किसी से मिलते भी हैं, किसी शख्स से, तो उसके साथ उसका परिचय आप लेते हैं कि आप कौन है, ठीक है। तब जाके बात आगे बनता है, मेन मुद्दा पाता है। तो उसी तरह अर्थशास्त्र आप लोग का जो विषय चालू हो रहा है वैसे इसके अंतर्गत आप लोग को अर्थशास्त्र में दो चीज़ें पढ़ना है, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, इसमें आपको दो चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है स्टैट्स, ठीक बात, यानी सांख्यिकी, और दूसरा चीज़ पढ़ना है क्या, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, यानी भारतीय अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था बोल लीजिए, ठीक है। बात समझे? तो आपको ये दो चीज़ें पढ़ना है, क्लियर है। एक भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरा आपको जो है सांख्यिकी। अब लेकिन इन दोनों चीज़ों को शुरू करने से पहले अर्थशास्त्र क्या है, क्योंकि इसी के अंदर आपको ये दोनों पढ़ना है, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो फटाक से देख लेते हैं कि क्या है। अब देखिए, कहने को ये बहुत व्यापक है, अर्थशास्त्र का अर्थ बहुत व्यापक है। ये क्या है, इसके बारे में तरह तरह के लोगों ने अपने अपने जो है अपने अपने मत रखा है, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। आप उनमें से किसी एक परिभाषा को लेकर के भी अपनी बातों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखेंगे तो यही बात लिखा है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग को यही पढ़ना है कि अर्थशास्त्र क्या है। लिखा है, अर्थशास्त्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न ढंग से परिभाषित किया। अध्ययन करने के लिए इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। टोटल 4 तरह के वर्ग में विभाजित किया गया जितने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा है, ठीक है। उसमें कौन कौन से वर्ग हैं? सबसे पहला है आपका धन संबंधी विज्ञान, जिसका प्रतिपादक करने वाले एडम स्मिथ हैं। दूसरा आपका जो है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसका प्रतिपादित करने वाले मार्शल हैं। इसे मानव कल्याण संबंधी परिभाषा भी कहते हैं, ठीक बात, क्लियर है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा जो है उसको कहते हैं सीमितता संबंधी परिभाषा, इसके प्रतिपादक रॉबिन्स हैं। और फिर चौथा है विकास संबंधी परिभाषा, इसके प्रतिपादक सैमुअल्सन है, ठीक बात। सैमुअल्सन भी लिखा जाता है, सैमुअल्सन भी लिखा जाता है, आपको जिस तरीके से लिखना है लिख ले, क्योंकि हिंदी में थोड़ा अलग आ जाता है, क्लियर है। तो ये चारों परिभाषाओं को समझेंगे। अब दिमाग में आपके ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 11th में पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत से डाउट होंगे। कॉमर्स भी नया है, सब्जेक्ट नया है, समझ के बाहर का हो जाता है कभी कभी, तो दिमाग में डाउट आएगा कि सर हम लोग कौन सा आंसर देंगे। अगर पूछेगा अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तो हम लोग किसे देंगे, एडम स्मिथ वाला बताएंगे, मार्शल वाला बताएंगे, रॉबिन्स वाला बताएंगे, सैमुअल्सन वाला बताएंगे। तो देखिए, आप इनमें से कोई भी बता सकते हैं, और नहीं तो आपको जो अर्थशास्त्र का आशय समझ में आता है इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप जो अपने मन से समझते हैं अर्थशास्त्र को, वो बात भी लिख सकते हैं सरल शब्दों के तौर पे, आपकी परिभाषा भी मान्य होगा। बस मीनिंग जो अर्थशास्त्र का था वो उसमें आनी चाहिए, क्लियर बात। जरूरी नहीं है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चारों के चारों परिभाषाएं लिखना पड़ेगा, वरना छोटा क्वेश्चन आएगा 4 परिभाषा लिखने में आपको पूरा समय चला जाएगा। तो ये बात भी आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का आज का टॉपिक हो गया यहाँ पर कि धन संबंधी परिभाषा क्या है। सारी परिभाषाओं को एक एक करके आपको समझा दिया जाएगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक। धन संबंधी परिभाषा पता ही है, इस परिभाषा के जो प्रतिपादक यानी जनक जो है वो एडम स्मिथ है। याद रखिएगा, यही एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का भी जनक कहा जाता है, ठीक है। किसका? अर्थशास्त्र का जनक। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके जनक के तौर पे भी जो ना इन्हीं को कहा जाता है, एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र के कौन से अर्थशास्त्र का जनक है? तो ये जो है आपके ना परंपरागत अर्थशास्त्र के जनक है, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र के तौर पे जनक के तौर पे जो है हमारे वैसे देखा जाए तो इनको आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक बोल लीजिए, क्योंकि परंपरागत पहले जो है अर्थशास्त्र चलता था और बहुत लोगों ने इससे पहले भी अर्थशास्त्र के बारे में बताया था, ठीक। लेकिन आपको समझना ये है
कि हमारा जो अर्थशास्त्र शब्द याद रखिएगा, जो अर्थशास्त्र शब्द है, वैसे इंग्लिश में अगर बोल दें इकोनॉमिक्स जो शब्द है उसको जो है इकोनॉमिक्स, उस शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया जाता था? तो इस शब्द को प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम था अरस्तु। ठीक है, ये सब किताब में नहीं है, वैसे ज़रूरत भी नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल में जाने का। जब कंपटीशन वगैरह की तैयारी कराई जाता है तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं, बताते हैं, फिलहाल उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अर्थशास्त्र शब्द का सबसे पहले अरस्तु ने प्रयोग किया था, और एक किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, एक किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उस किताब को लिखने वाले व्यक्ति थे चाणक्य, जो हिंदू हैं, ठीक है, मतलब भारतीय हैं, बात समझे? तो चाणक्य ने लिखा था, ये आपको बातें समझना है, क्लियर बात अच्छे से। लेकिन अगर हम बोले कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आपको वहाँ पर एडम स्मिथ को ही याद रखना है। ठीक है, बाद में अर्थशास्त्र की एक शाखा बना, एक समष्टि अर्थशास्त्र, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि के जनक एडम स्मिथ हैं और समष्टि के जनक जो है वो आ जाते हैं प्रोफेसर किन्स, तो वो अलग बात हो जाता है, हमें उतना अंदर नहीं जाना। अभी आप बस इतना याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के जनक भी हैं, इनको कहा जाता है, किसको? एडम स्मिथ को। ठीक बात। फिर इसके बाद समझिएगा कि इसी परिभाषा के जो धन संबंधी परिभाषा है, ठीक है, इस परिभाषा के जो प्रतिपादक थे वो तो एडम स्मिथ थे, लेकिन इनके साथ जेबी और वॉकर, ये दो लोग भी जो है इस परिभाषा में अपना योगदान दिए। योगदान देने का सेंस क्या है कि इस परिभाषा के ये लोग समर्थक हैं, ये लोग भी मानते हैं कि हाँ अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को करेंगे तो आपके सपोर्टर भी आते हैं, तो आपके जो है निंदक भी आते हैं, जो आपको जो है आपके परिभाषा को गलत बोलने वाले, निंदा करने वाले कि नहीं तुम गलत हो। दोनों प्रकार के लोग आते हैं, है ना बात। जैसे जैसे आप फेमस होते जाएंगे, बड़े आदमी बनते जाएंगे, आपकी प्रशंसा तो होगी, साथ ही साथ जो है बुराई करने वाले भी 4-5 लोग अपने मन का खड़े हो जाएंगे, जिनसे आपको कोई लेना देना है, फिर भी वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। क्लियर बात। तो उसी तरह तो यहाँ पर समर्थक की बात है, बाकी निंदक कौन थे, इनकी बुराई बताने वाले कौन थे? तो समझ लीजिए जो भी इस परिभाषा को मानता नहीं था वो सब निंदक थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये लोग योगदान दिए, और इसमें क्या था, इस प्राचीन अर्थशास्त्री यानी ये लोग प्राचीन अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या बोला था? धन का विज्ञान बोला था। ठीक है, अर्थशास्त्र को इन्होंने क्या बोला कि धन का विज्ञान है। अब धन, ये धन क्या है आगे हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे, पहले आगे देख लेंगे एडम स्मिथ ने बोला क्या। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को बड़ा सिंपली बताया कि अर्थशास्त्र ऐसा है, एक ऐसा विषय है जो क्या करता है, जो राष्ट्रों के धन का स्वरूप, राष्ट्र जो हमारा, जैसे हम लोग भारत है, भारत एक राष्ट्र है, तो उसके धन के स्वरूप यानी उसमें धन के कितने प्रकार हैं, क्या क्या स्वरूप हैं, और कारणों की खोज यानी वो धन किन कारणों से प्राप्त होता है, और उनका धन का जो है वो धन किन किन कारणों में व्यय होता है, प्राप्त होता है, व्यय होता है, उसकी खोज से संबंधित विषय अर्थशास्त्र है। ये एडम स्मिथ ने बोला। ठीक है, फिर आगे बताते हैं कि इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है, ऊपर भी लिखा हुआ है। यहाँ धन का अर्थ, धन क्या है ये समझिएगा, यहाँ धन का अर्थ उन सभी वस्तुओं से लिया गया है जिन्हें स्पर्श किया जा सकता है तथा जिसका भौतिक मूल्य होता है। तो एक बात एकदम सिंपली समझ लीजिएगा, अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थशास्त्र कोई भी वस्तु होगा जिसे छुआ जा सकता है, ठीक है, देखा जाएगा, छुआ जाएगा, ऐसी वस्तु यानी भौतिक वस्तु, और जिसका मूल्य होता है, यानी ऐसा नहीं कि देखा हुआ छुआ जाए लेकिन निःशुल्क है। निःशुल्क चीज़ें अर्थशास्त्र में नहीं आएगा, जिसका शुल्क है, जिसका मूल्य है, जिसको लोग खरीदते हैं, जिसको लोग बेचते हैं, वो सारी वस्तुएं आपके चाहे अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, और उसी चीज़ का विज्ञान हमारा अर्थशास्त्र है। ये एडम स्मिथ का परिभाषा और उनके समर्थकों का परिभाषा हो गया। ठीक बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या लिखा है, नोट, ये एकदम याद रखेगा, बहुविकल्पी में अक्सर पूछा जाता है। इन्होंने यानी किसने? एडम स्मिथ ने। ठीक है, सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब है जिसका बड़ा नाम और भी है, लेकिन इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का धन नामक पुस्तक लिखा, जिसमें अर्थशास्त्र को बताया था। ठीक है, इसी पुस्तक में उन्होंने जो है अर्थशास्त्र के बारे में बताया। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक कब आया था? 1776 में। ठीक बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे क्या बताते हैं, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। अब ये दूसरा परिभाषा आ गया, और ये परिभाषा किसका है? ये आपका परिभाषा है मार्शल का। ठीक बात, मार्शल ने कैसे अर्थशास्त्र को समझाया? तो इन्होंने इस परिभाषा के प्रतिपादक मार्शल है। ठीक बात, इसके समर्थक कौन कौन है? तो पीगू, बेवरिज, एली, कैनन। ठीक है, इतने लोग इसके समर्थक हैं मार्शल के साथ। अब देखिए, उन्होंने धन की बात किया था, याद रखिए धन एक साधन है। ठीक है, धन क्या है? धन एक साधन है, तो उन्होंने साधन पर बड़ा फोकस किया था। ठीक है, और मार्शल क्या है? मार्शल, अच्छा कोई साधन हो लेकिन उस साधन को साध्य करने वाली चीज़ें ना, तो साधन का कोई मतलब है क्या? साध्य करने वाली मतलब उसका उपभोग करने वाला कोई हो ही ना, तो उस चीज़ का कोई मतलब है? उसका कोई मतलब बन पाएगा नहीं। तो जितने एडम स्मिथ वाले लोग थे वो सब लोग केवल धन के पीछे पड़ गए थे। तो मार्शल ने बोला यार धन का कोई अस्तित्व ही नहीं है जब मनुष्य ही ना हो, इसीलिए मनुष्य ज़्यादा जरूरी है, धन से ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए इन्होंने मनुष्य के कल्याण को अर्थशास्त्र से जोड़ा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय जो मनुष्य के कल्याण के लिए काम करता है, उसके कल्याण के लिए जो है
अनुरूप मतलब आयामों को ढूंढता है उसके बारे में कि भाई मनुष्य का कल्याण किन किन चीज़ों से कैसे कैसे हो सकता है और किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इन्होंने धन को क्या बोला, धन की एक साधन है और साध्य एक्चुअल में कौन है, मनुष्य। मनुष्य होना ज़्यादा जरूरी है, उनका कल्याण होना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इनके समर्थक में यही लोग आ गए, पीगू, बेवरिज, एली और कैनन। ठीक है, ये लोग इनके समर्थक हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से जोड़कर बताया है ना, बात हमने बताया ना। इन्होंने अर्थशास्त्र को किससे जोड़ा, मानव कल्याण। भाई मनुष्य का कल्याण होना चाहिए। धन रखा है लेकिन मनुष्य का कल्याण नहीं, तो धन अर्थशास्त्र में कोई योगदान थोड़ी ना दे रहा है, वो तो बेकार है। समझे बात। इसीलिए मनुष्य के कल्याण, मनुष्य का जो है फायदा हो जिसमें, वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर इन्होंने किस तरह से अर्थशास्त्र को समझाया, तो देखिए मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है कि जो मनुष्य है वो अपने जीवन में जो रोजमर्रा के कार्य कर रहा है जिससे वो अपनी आजीविका कमा रहा है, व्यवसाय का सेंस यहाँ पे ये है। ठीक है, जो अपना रोजमर्रा के काम करके जो अपनी आजीविका कमा रहा है उसका अध्ययन करना अर्थशास्त्र है। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं को उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति एवं उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। तो मार्शल ने बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य के व्यवसाय का अध्ययन किया जाता है, यानी मनुष्य रोजमर्रा का जो काम कर रहा है उससे संबंधित चीज़ें हैं। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक, जो मनुष्य व्यक्तिगत रूप से यानी अपने लिए, और सामाजिक यानी समाज के लिए, ठीक है, समाज के लिए उन क्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत और सामाजिक के सारे उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्या किया जाता है, जिस क्रियाओं के जरिए भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति एवं उपयोग किया जाता है। भौतिक सुख का साधन क्या है, धन। ठीक है, तो इन्होंने भी यही बोला कि अपनी संतुष्टि के लिए हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, कि उन साधनों के कैसे प्राप्त करेंगे, उनका कैसे उपयोग करेंगे, यही अर्थशास्त्र है। ये मार्शल ने बताया। ठीक है, तो मार्शल ने भी धन पे ले गया लेकिन सेकेंडरी ले गया। प्रमुख इन्होंने किसको बोला, मनुष्य का कल्याण इसमें प्राथमिक चीज हो गया। ठीक बात। फिर इसके बाद अगला बात इन्होंने क्या बताया, तो मार्शल अर्थशास्त्र को मानव की उन समान क्रियाओं का अध्ययन स्वीकार करते हैं जिनसे भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है। शॉर्टकट में याद रखिएगा, शॉर्टकट में इतनी लंबे बात को छोटे में बता दिया कि मार्शल क्या कहते हैं। मार्शल बोलते हैं कि अर्थशास्त्र उन विषयों का मतलब उन क्रियाओं का अध्ययन है जिससे मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है, उनका कल्याण होता है, उनका जो है उन्नति होता है। ठीक बात, क्लियर। ये इनका हो गया परिभाषा। नेक्स्ट, सीमितता संबंधी परिभाषा, ये रॉबिन्स ने बताया। दोनों परिभाषा से सबसे अच्छा परिभाषा यही है। ठीक है, हुआ क्या, देखिए, एक ने बोला धन के बारे में कि धन का अध्ययन जो है, धन का विज्ञान अर्थशास्त्र है। धन जो है वो साधन है। ठीक है, और याद रखिएगा साधन होते हैं सीमित, किसी के पास असीमित साधन नहीं है ना, सबके पास साधन सीमित होता है, ये बात फिक्स है। आपके पास भी, आपके घर में भी सीमित रुपए पैसे आते होंगे, अब मानी के घर में भी सीमित ही आता होगा। सबका अपना अपना चीज़ें कम ही लगता है, कभी भी उसको ज़्यादा नहीं लगता है, सीमित ही होता है। उसकी इच्छाएं हमेशा साधन से ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा मनुष्य का कल्याण, और मनुष्य का कल्याण उसकी आवश्यकताओं को पूरा करके होता है, यानी दूसरी बात हो गया मनुष्य की आवश्यकताएं। ठीक है, और आवश्यकताएं कैसी होती हैं, आवश्यकताएं होती है असीमित। तो क्या कभी भी सीमित चीज़ से असीमित को पूरा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना भाई। सीमित से असीमित कैसे पूरा होगा, हो सकता है, नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा जो अगला बात आता है वो सीमितता कल्याण संबंधी परिभाषा, इसको कहते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषा भी कहते हैं, इसे चुनाव संबंधी परिभाषा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो साधन है हमारा, जो सीमित साधन है, उस सीमित साधन से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। और कैसे पूरा किया जा सकेगा, कभी भी सीमित से असीमित पूरा नहीं होगा। इसीलिए असीमित आवश्यकताओं में से अधिकतम को पूरा करना हमारा एक मनुष्य के तौर पर, एक उपभोक्ता के तौर पर हमारा सबसे प्राथमिक लक्ष्य होता है। ठीक है, कि हमारे पास जो भी धन आता है उससे हम अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि कर पाएं। पूरा तो कभी नहीं होगा क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है ना बात, वो कभी नहीं पूरा होगा। तो इसीलिए आता है चुनाव की परिभाषा, चुनाव का समस्या, सीमितता की परिभाषा, क्योंकि साधन सीमित है इसलिए सीमितता हो गया। ठीक है, तो ये क्या आता है, तो देखिए हमारे पास जो भी साधन है उनके भी वैकल्पिक प्रयोग है, कई प्रयोग हैं। जैसे देखिए दूध के कई प्रयोग हैं, बिजली के कई प्रयोग हैं। ठीक है, तो बहुत से साधन हैं या अधिकतम साधन उसके कई प्रयोग हैं। जैसे यही देखिए हम पैनल, इसे मूवी भी देख सकते हैं। ठीक है, और हम पढ़ा भी रहे हैं, इसके भी कई प्रयोग हो रहे हैं, इंटरटेनमेंट में भी आ रहा है और जो है देखिए शिक्षा देने का भी काम आ रहा है। आप समझ रहे हैं, तो कई वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो उन वैकल्पिक प्रयोगों में से हम लोग को सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना होता है, समझे, जिससे हमारी अधिकतम आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसीलिए चुनाव की परिभाषा बनाई, इसीलिए चुनाव की समस्या जन्म लिया। ठीक है, तो रॉबिन्स ने इसी के बारे में यहाँ पर बताया कि भाई धन भी जरूरी नहीं है, और केवल धन धन करके भी हम परिभाषा नहीं परिभाषित कर सकते हैं, और केवल आवश्यकता के बारे में, मनुष्य के कल्याण के बारे में बात करके हम परिभाषा को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने अर्थशास्त्र को जो है दूसरे तरीके से समझाया। अब देख लीजिए इन्होंने क्या बोला। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इस परिभाषा के प्रतिपादक जो है वो रॉबिन्स हैं। ठीक है, सन 1932 में रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक, क्या नाम है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, ये इनके किताब का नाम है। ठीक है,
इसी में इन्होंने अर्थशास्त्र के चयन का समस्या के समाधान का अध्ययन का विषय बताया। इसी में इन्होंने अर्थशास्त्र को जो है ना चयन की समस्या के समाधान का विषय बताया। ठीक है, हमने बताया ना चयन की समस्या क्यों जन्म ले रहा है, क्योंकि साधन सीमित है, उसके वैकल्पिक प्रयोग है, उससे असीमित आवश्यकताओं में से अधिकतम संतुष्टि करना है। ठीक बात। चलिए क्या परिभाषा इन्होंने दिया, तो देखिए इन्होंने परिभाषा दिया रॉबिन्स के अनुसार, क्या परिभाषा दिया है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन साध्यों एवं विभिन्न उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध को क्या करता है, पारस्परिक संबंध के रूप में करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, रॉबिन्स बोल रहे हैं कि हमारा जो साध्य है, ठीक है, और साधन है, इन दोनों के पारस्परिक संबंध के रूप में अध्ययन करना ही हमारा क्या है, अर्थशास्त्र है। पारस्परिक संबंध का मतलब भाई साधन है तभी तो साध्य होगा, और साध्य है तभी तो साधन होगा, और साधन अपने साध्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बना है। ठीक है, तो इनके बीच का जो संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन करना ही हमारा अर्थशास्त्र है। ये सिंपल वे में इन्होंने समझाया, लेकिन बड़ा डीप बात बताया। ठीक है, इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने के लिए नीचे वाला लाइन समझिए। तो रॉबिन्स क्या कहते हैं, रॉबिन्स का कथन है कि अर्थशास्त्र साधनों की सीमितता से संबंधित है। अर्थशास्त्र क्या चीज से संबंधित है, साधनों की सीमितता, कि हमारे साधन सीमित है उससे संबंधित है। ठीक है, साधनों की सीमितता इसलिए पैदा होती है, साधन की सीमितता इसलिए है क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं। अगर हमारी आवश्यकता ही सीमित हो जाए तो साधन तो सीमित हो, आपका साधन भी जो है उसको पूरा करने के लिए हो जाएगा, वो तो कम नहीं रहेगा। ठीक है, हमारी आवश्यकता ही 1000 रुपये तक की हो जाएगी, है ना बात, तो 1000 रुपये तो आराम से आदमी पा सकता है ना, लेकिन सबकी आवश्यकताएं क्या अनंत हैं, इसीलिए साधन सीमित पड़ जाते हैं। ठीक बात, इसलिए पैदा होती हैं और उनको पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं, अनंत हैं और उसे पूरा करने के लिए हमारे साधन सीमित है, इसलिए तो दुर्लभता पड़ती है। ठीक है, और सीमित साधनों के भी वैकल्पिक प्रयोग हैं, इसी वजह से हमें जो है चुनने का समस्या आ जाता है। बात समझे, यही बताया रॉबिन्स ने। अगर ये सब चीज़ें ना रहता तो आराम से हम लोग जो है काम कर लेते हैं। ठीक है, तो रॉबिन्स के अनुसार हमारा अर्थशास्त्र ये हो गया। ठीक बात, क्लियर है। नेक्स्ट आता है विकास संबंधी परिभाषा, जो हमारा जो है चौथा परिभाषा है सैमुएल्सन के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना समझ लीजिएगा कि विकास संबंधी परिभाषा होता है क्या। देखिए आज के समय में हमें अर्थशास्त्र समझ में आएगा। अर्थशास्त्र क्या है कि हम अपने असीमित आवश्यकताओं में से अधिकतम संतुष्टि के लिए सीमित जो है साधनों की प्रयोग करके या उसे कमाने, ठीक है, उसे प्राप्त करना और उसे प्रयोग करने के लिए जिस भी विषय का अध्ययन करते हैं उस विषय को अर्थशास्त्र कहते हैं। इस तरीके से आप अपने लैंग्वेज में भी समझा सकते हैं, लेकिन सैमुएल्सन ने इसे अलग तरीके से बताया। क्यों? क्योंकि आधुनिक युग किसका है, या आधुनिक परिभाषा भी कहलाता है। आधुनिक युग का सबसे बड़ा लक्ष्य है विकास। सभी लोग चाहते हैं विकास करें, कोई भी एक जगह पे टिका नहीं रहना चाहता है, केवल अपनी आवश्यकता को पूरा करके आदमी खुश नहीं है ना बात। लगातार वो बढ़ना चाहता है, चाहे एक व्यक्तिगत रूप से बात किया जाए या राष्ट्र के रूप से बात किया जाए, ठीक है, या जिला रूप से बात किया जाए या फिर राज्य के रूप से बात किया जाए। हर जगह हर क्षेत्र में लोग अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लियर बात। तो उसी के लिए हमारा जो है विकास संबंधी परिभाषा है। तो सैमुएल्सन यही बोलते हैं कि हर व्यक्ति अपने साधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहता है कि वो सर्वोत्तम उपयोग हो और जिससे उसका जो है उन्नति होता रहे, उसका आर्थिक विकास होता रहे। तो आर्थिक विकास के लिए जिस विषय का अध्ययन करते हैं वो अर्थशास्त्र है। सिंपल वे में इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बारे में इसमें बताया नहीं गया, तो देखिए हमने ज़्यादा लिखा भी नहीं जान मुझके, क्योंकि इस परिभाषा को याद करने का कोई मतलब नहीं। सबसे बढ़िया रॉबिन्स की परिभाषा, उसको याद करेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो लिखा है इसके प्रतिपादक सैमुएल्सन है। आधुनिक अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विकास का विज्ञान मानते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र हमें यह निर्देश देता है कि सीमित साधनों को कैसे आदर्श प्रयोग किया जा सकता है। देखिए आधुनिक अर्थशास्त्री में अर्थशास्त्र क्या बोलता है, अर्थशास्त्र कहता है कि हमारे पास जो सीमित साधन उसका आदर्श प्रयोग कैसे किया जाए। आदर्श मतलब सबसे अच्छा प्रयोग, ठीक है, तभी तो विकास होगा। तो आदर्श प्रयोग कैसे किया जा सकता है तथा सामाजिक कल्याण को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। सामाजिक कल्याण यानी सबके कल्याण को, अपने व्यक्तिगत कल्याण नहीं, सबका कल्याण होगा तभी तो विकास करेंगे, है ना बात। हमारा देश विकास होगा, हमारे अगल बगल का लोग का विकास होगा। अगर केवल अपना विकास करेंगे तो सब चीज़ विकास थोड़ी ना होगा, सबका विकास की बात हो। इसलिए सामाजिक कल्याण को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और आदर्श प्रयोग कैसे किया जाएगा, इसी चीज़ का अध्ययन करना ही हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक बात, क्लियर। तो यहाँ तक हो गया हमारे अर्थशास्त्र की सारी परिभाषा है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। फटाफट कमेंट करके बता दें। ठीक बात, चलिए नेक्स्ट हमारा जो है आज का टॉपिक, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र का महत्व। ठीक है, आज ही इस चैप्टर को हम कंप्लीट भी कर देंगे, आज ही शुरू कर रहे हैं, आज ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक बात, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, 2 पीरियड देना बेकार है, और आपको पता ही है कि हर हफ्ते में केवल अर्थशास्त्र के लिए 2 पीरियड है ना बात। इसलिए एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो और आप लोग को भी लगे कि हाँ यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको हर एक चीज़ समझ में भी आए। इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, डिटेल में जा करके पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि ऊपर से बस समझा दे रहे हैं, है ना बात। तो सब कुछ समझ में आए और उसके साथ ही साथ आप लोगों को जो है कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी जब स्टैट्स पढ़ाएंगे तो वो काफ़ी समय लेगा।
जब स्टैट्स के क्वेश्चंस कराएंगे मिन मीडियम मोड और बाकी सारी चीज़ें, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए आपको जो है डिटेल से पहले थ्योरी समझ लीजिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल समझिएगा, और फिर इंडियन इकोनॉमी तो केवल रटने वाला चीज़ है, वो तो समझा ही दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं अर्थशास्त्र का महत्व क्या होता है। अर्थशास्त्र तो सबसे पहले उपभोक्ता के लिए महत्व समझ रहे हैं ना, कि अर्थशास्त्र किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या जरूरी है अर्थशास्त्र को। तो पहले उपभोक्ता के लिए हमारा स्तर जरूरी है। उपभोक्ता के लिए क्या महत्व है, तो भाई उपभोक्ता के लिए तो सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि उपभोक्ता के लिए तो सबसे बड़ी समस्या जन्म ले रहा है। क्या जन्म ले रहा है कि उसकी जो आवश्यकताएं कैसी हैं। अभी हमने आपको बताया हर एक उपभोक्ता की आवश्यकताएं जो हैं वो कैसी हैं, अनंत हैं। ठीक बात, ये बात क्लियर है। और हमारा जो है उसको पूरा करने के लिए जो साधन कैसे हैं, तो साधन जो है सबके लिए जो है सीमित है। ठीक है, तो अपने सीमित साधन से अपनी अनंत आवश्यकताओं में से अधिकतम संतुष्टि करने के लिए हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए अर्थशास्त्र यहाँ पर जो है उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, उत्पादकों के लिए। उत्पादकों के लिए अर्थशास्त्र क्यों जरूरी है, क्योंकि एक उत्पादक किस लिए काम करता है, लाभ कमाने के लिए। भाई माल बनाता है फिर उसको बेचता है, तो लाभ कमाने के लिए बेचता है ना। तो लाभ कब जाएगा ज़्यादा, तो लाभ को ज़्यादा होने के लिए लाभ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या क्या, पहला बात करता है लागत। ठीक है, एक बात होता है लागत और दूसरा होता है आगम। ठीक है, इन दोनों पे लाभ डिपेंड करता है। आगम होता है कि माल को बेच करके प्राप्त की हुई रकम, ये आगम है। और लागत, माल को बनाने में लगा हुआ रकम, ये क्या है, लागत है। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन करने से ही हमें पता चलता है कि हम लागत को कैसे नियंत्रित कर लें और आगम को कैसे जो है बढ़ा लें। ठीक है, यानी लागत कैसे कम कर लें, आगम कैसे बढ़ा लें, इस चीज़ के लिए। तो इसके गैप को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भी हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। क्लियर बात, समझें, ताकि हमारा जो है प्रति यूनिट इकाई में जो है, मतलब प्रति इकाई में हमारा लागत सबसे कम आएगा, तभी तो हमारा जो है लाभ सबसे अधिक होगा। तो इसके लिए भी हमें किस चीज़ का अध्ययन करना पड़ेगा, एकदम अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये इसका महत्व है। फिर श्रमिकों के लिए महत्व, श्रमिकों के लिए भी अर्थशास्त्र का महत्व है। श्रमिक वर्ग जो अपना काम करते हैं माल बनाने में, जो जिनका प्रयोग होता है वो श्रमिक है। भाई बिना श्रमिक के तो हमारा पूरा व्यवस्था ही खराब हो जाएगा, अर्थव्यवस्था है ना बात, वही तो माल उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर श्रमिक वर्ग अपने अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपने श्रम के अनुसार कितनी मजदूरी लेनी चाहिए, कितना मजदूरी लेना चाहिए, क्या आदर्श मजदूरी है, क्या काम के अकॉर्डिंग मजदूरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी उन्हें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, ताकि वो अपने लिए सही मजदूरी की मांग कर सके अपने मालिक से, अपने प्रबंधक से। बात क्लियर, इसलिए उनके लिए भी जरूरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट, कीमत निर्धारण के लिए। तो आगे चल के क्लास 12 में आप लोग को सीखना भी है कीमत निर्धारण, है ना बात। तो कीमत निर्धारण के लिए भी अर्थशास्त्र का अध्ययन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारा जो कीमत है वो दो शक्तियों से प्रभावित होता है। ठीक है, दो शक्तियों के आधार पर कीमत बनता है। एक होता है मांग, ठीक है, और दूसरा होता है पूर्ति। बात समझे। और जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों बराबर होते हैं, वहीं पर हमारा वस्तु का कीमत बनता है। बात क्लियर है। तो इसके लिए भी मांग और पूर्ति को पढ़ना पड़ेगा। और मांग और पूर्ति किसका टॉपिक है, अर्थशास्त्र का टॉपिक है, इसलिए कीमत निर्धारण के लिए भी अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, वितरण की समस्या के लिए। देखिए अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या वितरण की समस्या है। हमारे देश की भी सबसे बड़ी समस्या वितरण की समस्या है। इसके वजह से हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, बात समझे, उसका वितरण अगर असामान्य होगा तो हमारे देश में अमीर और गरीब का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिस भी देश में वितरण की समस्या है वहाँ पर अमीर गरीब का गैप बहुत ज़्यादा होता है, यानी अमीर बहुत अमीर होता है और गरीब एकदम दयनीय स्थिति तक का भी आपको मिलेगा। समझे बात यही। अगर वितरण की समस्या को हल कर लिया जाए, यानी राष्ट्रीय आय का वितरण इस प्रकार से हो कि सबके पास कुछ ना कुछ पैसा जाए, तो हमारे देश की जो है व्यवस्था अच्छी रहती है और हमारे देश में जो है पूर्ण रोजगार की व्यवस्था बन जाती है। ठीक है, सबको रोजगार भी मिल जाता है, क्योंकि रोजगार मिलेगा तभी तो आय मिलेगा, तभी तो राष्ट्रीय आय का वितरण सही होगा। तो कुछ लोग रोजगार है, कुछ लोग के पास रोजगार नहीं है, जिसके पास रोजगार है बहुत पैसा कमाने, जिसके पास रोजगार नहीं है वो एकदम जो है स्थिति खराब है। तो इसीलिए राष्ट्रीय आय का पूरा जो है वितरण जो है अच्छे तरीके से हो, इसके लिए भी हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए भी अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। क्लियर बात, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट ये टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और अगर इसके बारे में आपको डिटेल से समझना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इन दोनों के बीच में अंतर भी पूछता है, तो आप एक बार सर्च कीजिएगा व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बाय ज्ञान आश्रम। ठीक है, या व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र बाय ज्ञान आश्रम लिख करके आप सर्च करेंगे तो हमारी एक और वीडियो अलग से मिल जाएगी, जिसमें हम इस टॉपिक के ऊपर जो है बढ़िया से क्लास लिए हैं, 15 से 20 मिनट समझाएं। तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा अगर आपको और डिटेल से जानना है इन दोनों के बारे में। अभी केवल आशय आपको दिखेगा। ठीक है, क्या होता है, तो इसमें हम लोग समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, बात क्लियर है, क्योंकि ये छोटे चीज़ों का अध्ययन करता है। सूक्ष्म मतलब छोटा। ठीक है, नाम से भी देखिए, अंग्रेजी में इसके लिए माइक्रो शब्द का प्रयोग होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म। ठीक है, तो अतः माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का अर्थ ज्ञान की उस शाखा से है जिसमें अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात है, इसका अर्थ यही बताएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र से अर्थशास्त्र की उस शाखा से जहाँ पर छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन होता है, जहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप उसको बता सकते हैं।
कैसे, कौन से व्यक्तिगत इकाई, क्या चीज़ें होता है, तो इसमें व्यक्तिगत इकाइयों जैसे इकाई फर्म यानी एक फर्म की बात है, इकाई उद्योग, इकाई बाजार मतलब बाजार तो वैसे एक बाजार एक विशिष्ट बाजार की बात है, आय, विशिष्ट वस्तु की कीमत, मांग आदि का अध्ययन किया जाता है। वो सारे के सारे अर्थशास्त्र हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र में है। ठीक है, नेक्स्ट जब 12th में जाएंगे तो आपको दोनों इकोनॉमिक्स पढ़ना है, व्यष्टि भी है समष्टि में डिटेल से। ठीक बात, अभी केवल उसका मीनिंग जान रहे हैं। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होगा, इसे अंग्रेजी शब्द में मैक्रो है। ठीक है, मैक्रो शब्द का अर्थ व्यापक या समग्र है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको हम लोग इसीलिए वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। वृहद का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बड़ा जब कोई चीज़ होता है, डिटेल में कोई चीज़ होता है तो उसको बृहद कहते हैं। व्यापक भी कहते हैं, समग्र भी कहते हैं। समग्र जिसमें सब शामिल हो। ठीक है, बात समझे, तो समग्र भी कहते हैं। अतः मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आशय अर्थशास्त्र की उस शाखा से है जिसमें अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाले इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाले, यही समझिएगा बात। इकोनॉमिक्स समष्टि वाले में, अरे मतलब व्यष्टि वाले में हम केवल एक एक इकाई की बात करते हैं, एक एक इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। इकाई मतलब इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत रूप से कोई चीज़ है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था पे जो असर डाले, पूरी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जब कोई बात होता है तो वो समष्टि हो जाता है। चाहे अर्थव्यवस्था आपका शहर की अर्थव्यवस्था, चाहे अर्थव्यवस्था आपके राज्य की अर्थव्यवस्था, चाहे अर्थव्यवस्था आपके देश की अर्थव्यवस्था, चाहे अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था, अगर इस लेवल पे बात होता है, अर्थव्यवस्था के लेवल पे बात होता है तो वो समष्टि का अंग हो जाता है। ठीक है, जैसे समझ लीजिएगा, जैसे इसमें जो है, इसमें कुल आय, कुल रोजगार, कुल बचत, कुल विनियोग, कुल उपभोग, कीमत स्तर। कीमत स्तर का मतलब यही महंगाई का स्तर, पूरे देश में क्या कीमत स्तर, हर वस्तु का कीमत बढ़ा है या हर वस्तु का कीमत घटा है, ये कीमत स्तर की बात हो रहा है। ठीक है, फिर नियोजन। नियोजन मतलब पूरा प्लानिंग कमीशन जैसे हम लोग का पंचवर्षीय योजना बनता था, वो नियोजन का पार्ट है। ठीक है, तो पूरी अर्थव्यवस्था को किस तरह से आगे लेके चलना है। जैसे अब 2047 तक का लक्ष्य है ना, भारत को विकसित बनाना, भारत को जो है सेकंड नंबर पे जो है ले आना अर्थशास्त्र के नजर से। ठीक है, जैसा अभी 5वें प्लेस पे है ना, तो सेकंड प्लेस पे लाने के लिए फिर राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक बात, तो ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, जिसमें हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। समझ में आ गया अच्छे तरीके से, बढ़िया से। आखिरी टॉपिक आज का, चलिए ये हमारा आखिरी टॉपिक है और उम्मीद करते हैं ये सब आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन हम बस इसीलिए समझा दे रहे हैं। और इस चीज़ को भी हम लोग बीएसटी में भी पढ़ेंगे, है ना बात। तो एक ही चीज़ दोनों जगह हम नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे पढ़ा देंगे तो बीएसटी में ये टॉपिक छोड़ देंगे। आप समझे, वहाँ पे केवल आपसे पूछ लेंगे, अगर आप लोग बता देते हैं, समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए। हम लोगों के जो है मनुष्य की क्रियाएं हैं, इसे आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था के हिसाब से दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा आर्थिक क्रियाएं, दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। ठीक है, अब समझिएगा आर्थिक अनार्थिक क्रिया क्या होता है। आर्थिक क्रियाएं से आशय उन क्रियाओं से हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। धन का मतलब अभी हमने बताया, समझे बात। यानी अगर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो समझिएगा कि आर्थिक क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है, आर्थिक क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जिसे अपनी आजीविका कमाने के लिए किया जाता है। ठीक बात, ये हमारा जो है आर्थिक क्रिया है। आजीविका कमाना मतलब खाने पीने का व्यवस्था हो जाए, जिंदगी जीने का व्यवस्था हो जाए, उसके लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, धन कमाने के लिए बात करेंगे ना तो कभी कभी धन नहीं मिलता है, लेकिन आजीविका मिल जाता है। जैसे किसी के यहाँ काम करते हैं तो वहाँ पर रहने खाने का व्यवस्था हो जाता है, पैसा 1 रुपया नहीं मिल रहा है, लेकिन बोलेगा तुम हमारे यहाँ रह सकते हो, तुम हमारे यहाँ खा सकते हो, तुम हमारे यहाँ पी सकते हो। ठीक है, तो ये भी तो अपनी आजीविका है भाई, खाना पीना रहना ही तो आजीविका है। अगर वो भी दे रहा है तो वो भी हमारा जो क्रिया है वो आर्थिक क्रिया है, भले 1 रुपया भी ना मिल रहा हो, समझे बात। और कहीं पे काम करें उसके बदले धन ही मिल जा रहा है सीधे, तो भी आर्थिक क्रिया है। तो धन कमाने के उद्देश्य से या अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। लेकिन याद रखिएगा इसके अंदर वैध क्रियाएं आती है, इलीगल मत डाल दीजिएगा, जैसे चोरी करना, डाका डालना, भाई ये सब भी क्रियाएं हैं जो धन कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये सब आर्थिक क्रिया नहीं, क्योंकि ये इलीगल है। हम लोग इसके अंतर्गत केवल और केवल वैधानिक क्रियाओं को शामिल करते हैं, लीगल चीज़ें उसी की बात होता है, क्योंकि लीगल चीज़ें ही सामाजिक होता है। और चोरी ये सब जो है, बाकी सब चीज़ें जो है, ये सारे हमारे कैसे हैं, असामाजिक क्रिया हैं। ये सब जो है समाज के बाहर के अंग हैं, इसलिए उनको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता वैधानिक चीज़ों को। ठीक बात, समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है तो देखिए, इसमें हमारे 5 तरीके का हमने आर्थिक क्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है। एक है उत्पादन। उत्पादन क्यों किया जाता है, लाभ कमाने के लिए ना भाई, उत्पादन क्या बेचा, ठीक है, लाभ कमाने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए। उपभोग, उपभोग नहीं करेंगे तो उत्पादन होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए सब लोग उत्पादन करें, उपभोग कहीं नहीं हो रहा है, आप जो चीज़ बना रहे हैं उसका मार्केट में बात ही नहीं है, कोई उपभोग ही नहीं करना चाहता है, इसलिए उपभोग भी हमारे आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है ना बात। जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, हमारा जो है ज्ञान का उपभोग कर रहे हैं, ये भी आर्थिक क्रिया है। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद जो है विनियोग, बात समझे, पैसा कहीं लगाना ताकि उसके बदले लाभ की आशा हो, उससे रिटर्न हमें मिल सके। जैसे बैंक में पैसा डालते हैं ब्याज कमाने के लिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं लाभ कमाने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें भी हमारा जो है विनियोग भी हमारा आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद विनिमय। विनिमय का मतलब होता है सौदेबाजी, लेन देन, आदान प्रदान।
जैसे माल खरीदना माल बेचना ये विनिमय का अंतर्गत आता है, बिना माल खरीदे बिना माल बेचे कहाँ से कोई चीज़ होगा, है ना बात। तो ये भी आर्थिक क्रिया है। और लास्ट हमारा वितरण, वितरण में हमारा जो है आय का वितरण से यहाँ पे वितरण समझिएगा कि हमारा जो है जो भी पैसा कमाया जाए उसका वितरण भी किया जाए। जैसे हम लोग के घर में आता है एक जगह पैसा, पापा कमा के लाएं, ठीक है, लेकिन उस पैसे को एक ही जगह खर्च किया जाता नहीं ना, उसको कई जगह बांटा जाता है, कई उपभोग में। उसी तरह सरकार अपनी आय कमाता है और उसे कई जगहों पे बांटता है। तो यही वितरण का एक जो है बात कर सकते हैं, यानी आय का वितरण भी होना यहाँ जरूरी है। ये सारी की सारी क्रियाएं हमारा आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरी बात होता है अनार्थिक क्रिया, बस इसका उल्टा, जो क्रियाएं धन कमाने के लिए नहीं की जाती, यानी जिन क्रियाओं से आजीविका नहीं कमाई जाता है। अर्थात कैसा, जिन क्रियाओं के माध्यम से क्या होता है, मानसिक शांति, देश प्रेम, ठीक है, या फिर जो है आपका जो है आपको लगाव स्नेह, इसकी वजह से जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं हमारे अनार्थिक का जो है क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा माँ के द्वारा बच्चों को दूध पिलाया जाना। अब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो पैसा थोड़ी ना मांगती है, बात समझे, ये क्या है, ये स्नेह की वजह से, ठीक बात समझ में आ रहा है। मंदिर में पूजा करना, मंदिर में जाना, पूजा करना, ठीक है, ये क्या है, ये भक्ति है, उसके लिए किया जाता है, मानसिक शांति के लिए, ठीक है। जैसे देश प्रेम के लिए आप देश की साफ़ सफाई कर रहे हैं, अगल बगल की साफ़ सफाई करते हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री में, इस तरह का, ये सारी की सारी चीज़ें। जैसे समाज सेवा हम लिख दे रहे हैं आजकल, हालांकि समाज सेवा वाले खूब पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों की बात नहीं है, जो रियल में समाज सेवा कर रहे हैं उनकी बात हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आती है। जैसे एक अध्यापक अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, अपने बच्चे को, पैसा नहीं ले रहा है, मैं बाहर पढ़ा रहा है तो पैसा ले रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी की सारी हमारी अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर आज ही शुरू और आज ही खत्म, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था और हम नहीं चाहते थे कि फालतू में इस छोटे से चैप्टर को ज़्यादा लंबा खींचा जाए। तो कल के क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दें कि कैसा लगा आज का क्लास, मज़ा आया पढ़ के, सबको मज़ा आया। तो सभी लोग क्या करेंगे, फटाफट लाइक कर दें, जो अभी तक लाइक करना भूल गए, जो बाद में आए, और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि और भी बच्चे आएँ और भी अच्छे तरीके से पढ़ाएं। एकदम फ्री में आपको पूरा क्लास 11th पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में, तब तक अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।